देखो, अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जहां आर्किटेक्ट आपने हायर नहीं किया है कि कॉलम का साइज आपको क्या देना है, कॉन्ट्रैक्टर पे मत विश्वास करो। जहां जो पहले घर की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसके कॉलम देख के अपने घर के कॉलम मत दो। ये वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड साइज जो हम दे सकते हैं किसी घर को, भले 1 स्टोरी की बिल्डिंग है, 2 स्टोरी की या 3 स्टोरी की, तो वो क्या साइज रखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर कॉलम को आपको स्ट्रांग बनाना है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। पिलर को क्या क्या चीजें करनी होती हैं कि वो स्ट्रांग बन जाए, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर होगा। पहले हम साइज देख लेते हैं कि 3 स्टोरी या 4 स्टोरी के लिए क्या साइज रखना है पिलर का, फिर उसको सही से कैसे बनाना है वो आगे देखेंगे। पहले मैं बताता हूं आपको, ग्राउंड स्टोरी है अगर आपकी सिर्फ 1 स्टोरी, मतलब 1 फ्लोर है, तो उसका कॉलम साइज कितना होना चाहिए? 9 इंच बाय 9 इंच से कम आपको नहीं देना है। मतलब ये जो रहेगा 9 इंच ऐसे रहेगा, 9 इंच ऐसे रहेगा। अगर हम mm की बात करूं, 230 का आपका कॉलम होना चाहिए। क्लियर? ये क्लियर हो गया इतना सा। फिर अगर हमारी है ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 स्टोरी, मतलब डिप्लेक्स टाइप है कुछ हमारा, तो उसमें कॉलम का साइज कितना रखना है? तो उसमें रखना है 9 इंच बाई 12 का कॉलम साइज आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसको अगर हम mm में बात करें तो 230 बाई 300 mm का हमारा वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा G+2 का घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 स्टोरी और ऊपर, तो वो होगा हमारा 12 इंच बाय 12 इंच का, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट का हमारा रहेगा, या 300 mm बाय 300 mm का कॉलम हमारा रहेगा। समझ रहे हो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूं? ये हमारा एक कॉलम है, ऐसे भी 12 इंच रहेगी और ऐसे भी 12 इंच हमारा रहेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हो। एक थंब रूल है, ये पुरानी बिल्डिंग से लिया गया, जो बिल्डिंग इस बेस पे बनी है G+2 की, 3-4 बिल्डिंग, उनमें कॉलम साइज क्या था, उस बेसिस पे भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर G+3 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 स्टोरी ऊपर, तो 12 इंच बाय 14 इंच का आपको कॉलम देना है। 300 बाय 380 mm हम उसे बोल सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए ले आया हूं, कईयों को इंच में पता चलता है, कईयों को mm में, तो दोनों आप यहां से फॉलो अप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं G+4 की। अगर घर है या बिल्डिंग है तो उसमें हमारा 12 इंच बाई 18 इंच का कॉलम रहेगा। 300 बाई 450 का कॉलम हम उसमें दे सकते हैं। इस पे अगर आप चाहोगे तो इसको नोट करते जाओ, साथ में अगर चाहो तो स्टील की डिटेल भी मैं दे दूंगा, नहीं तो इस पे वीडियोस बनाई है मैंने कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो खुद ही कॉलम, वो काफी अच्छी वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं G+5 की बिल्डिंग है अगर, तो उसमें क्या है, अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 स्टोरी ऊपर उसके, तो वो 14 इंच बाई 18 इंच का आपका रहेगा। 380 बाई 450 का अगर हम उसे बोलें। G+6 की अगर घर है आपका, बिल्डिंग है, तो 18 इंच बाई 18 इंच का रहेगा। 450 बाई 450 हम उसे बोल सकते हैं। G+7 की अगर घर है आपका, तो 21 इंच बाई 21 इंच का, या 530 बाई 530 का आपका कॉलम साइज रहेगा। फिर हम G+8 की बात करें तो 24 इंच बाई 24 इंच का, या 600 बाई 600 mm का आपका कॉलम साइज रहेगा। बाकी ये डिपेंड होता है डिजाइन पे, लेकिन आप इस थंब रूल को फॉलो कर सकते हो। G+9 का है 28 इंच बाई 28 इंच, या 700 बाई 700 mm का आपका कॉलम रहेगा। देखो, मोस्टली ये फॉलो अप कहाँ करना है आपको, जब आपके इधर से लेके इधर तक बिल्डिंग रहती है, अगर कोई छोटी बिल्डिंग G+5 तक, तब तक आप ये फॉलो अप कर सकते हो। बाकी ऐसे तो कंसल्टेंट ले लो, कोई आर्किटेक्ट कर लो। देखो, जब कॉलम को कास्ट करना है, मतलब कंक्रीट उसमें डालना है, उसमें मैं बता चुका हूं क्या क्या करना है। लेकिन जब कास्ट हो जाता है, शटरिंग हो जाती है, शटरिंग खुल जाती है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ गेन करने का टाइम आता है। तो उस टाइम अगर ध्यान नहीं दोगे, आपकी कॉलम की लाइफ आधी हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, अगर ये 7 चीजें नहीं करोगे। तो जैसे ही आपकी कॉलम की शटरिंग खुले, तो उससे उसका पहला काम होना चाहिए आपका, उसका एक बार उसमें क्यूरिंग हो जाना चाहिए विद इन 5 to 10 मिनट, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान उसको पानी की नीड होती है। और तुरंत जैसे ही कॉलम की शटरिंग खुले, उसके बाद आपको एक बार पानी का शॉवर कर ही देना है। ये हो गया हमारा पहला काम, कि हमारा क्या करना है, पानी का छिड़काव कर देना है जैसे ही हमारी शटरिंग खुलेगी। और जो दूसरा काम रहता है हमारा, जैसे ही शटरिंग खुलेगी, वो है देखना कि जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर जो हमारा कंक्रीटिंग का हुआ है पहले दिन का, उसमें क्या है, अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं किया हुआ है
तो आपको ऐसा सामने जैसे मैं देख रहा हूँ एक कॉलम है, इसमें हनीकॉम्ब जैसा हो गया, मतलब कोई फिनिशिंग नहीं आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कॉलम खुलने के बाद, शटरिंग खुलने के बाद उसमें हनीकॉम्ब दिख रहा है अगर, तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे से पानी मार के उसको रफ सरफेस करके अच्छे से फिनिशिंग कर देना है जैसा आपको कहा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत प्रोसीजर रहते हैं, इस पे वीडियो भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि हनीकॉम्ब को प्रॉपर वे से कैसे हम फिनिश करते हैं। बाकी GP2 या सिंपल आप सीमेंट सैंड मोटार बना के भी अच्छे से उसको फिनिश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा काम। जब भी आपका कॉलम खुले ये 2 चीज़ें आपको कर देनी है, पानी मार देना है, उसके बाद जो भी हनीकॉम्ब वगैरह हो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। जो तीसरा काम रहता है, जैसे कॉलम खुलेगा आपका, उस पर लिखनी है आपको डेट कास्टिंग की। क्यों लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कास्टिंग डेट जो भी आपको जितनी तारीख को आपका कॉलम कास्ट हुआ है उसकी आपको डेट डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो मतलब एक रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को हमारा कॉलम कास्ट हुआ। दूसरा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब 7 दिन का हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रहता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जैसे 14 दिन है तो 14 तारीख है तो इसके 7 दिन तक आपको इसकी क्यूरिंग करनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम रहता है, जैसे आपका मतलब डेट वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत क्यूरिंग हो गया उसका, उस पे जो हनीकॉम्ब था वो निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है, हेजन क्लॉथ लगा देना है, बट वेट हेजन उस पर लपेट देने हैं। इससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसमें पानी छिड़काव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अगर उस पर अच्छे से वेट हेजन लगाया है तो क्या होगा, पानी एक बार करोगे तो उसके 15-20 मिनट तक आपको पानी उस पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ये क्लॉथ लगाओ उसमें एक चीज़ देखनी है कि ये क्लॉथ किस चीज़ के हैं। जो भी अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कुछ मटेरियल ऐसा था जो कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करे तो ये चलता है। ऐसे भी काफ़ी क्लॉथ्स आते हैं जिसमें केमिकल वगैरह हो गया या कुछ भी क्लोरीन वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी कंक्रीट को। एक तो उसका जो फेस होगा कंक्रीट का तब ताज़ा होगा तो वो अब्जॉर्व करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा क्लॉथ लगा दोगे उसमें जिसमें केमिकल वगैरह हो तो वो डिटोरेट कर सकता है केमिकल कंक्रीट फेस को। और जो लास्ट चीज़, मतलब ये सब हो गया तो उसके बाद रहता है हमारा इस पे हाकिंग करना, टाचा बोल लो, जो हमारा कॉलम का फेस है उसको रफ करने हैं। क्यों करते हैं रफ, ये करते हैं हम प्लास्टर, क्योंकि अगर बाद में प्लास्टर आने वाला है कॉलम पे या कुछ पुट्टी वगैरह आने वाली है तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, कॉलम के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग करते हैं। और ये आप प्रोसेस क्लॉथ लगने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी शटरिंग खुले उस तुरंत वैसे हाकिंग नहीं कर सकते, उसका कॉर्नर वगैरह टूट सकता है। तो इसको अगर हम 4-5 घंटे के बाद करें तो वो बेटर रहेगा। देखो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये हाकिंग जब की होती है ना, तो जब हम इस पे प्लास्टर चढ़ाते हैं तो हमारा प्लास्टर कभी गिरता नहीं है। और मोस्टली लोगों के घर में जो क्रैक आए होते हैं इसी जगह पे आए होते हैं, तो पिलर को ये हाकिंग ज़रूर करनी ही करनी है। और जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी फॉलो अप लो। तो ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।